आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश की रफ्तार को अचानक रोक दिया था। हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 के गंभीर एलपीजी संकट की। इस सोर्स मटेरियल के आधार पर बिना किसी पक्षपात के हम उन सभी डेटा पॉइंट्स और तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो इस अभूतपूर्व संकट के कारणों, इससे मची तबाही और इसके परिणामों की असली तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 13 मार्च 2026 को पंजाब में 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल घंटों तक सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में खड़े रहे और बेहद दुखद बात यह रही कि इसी दौरान कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि ये उस बड़े मानवीय संकट का प्रतीक बन गई जिसने रातों रात पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। सेक्शन 1, द हॉर्मोज चोक पॉइंट। चलिए इस नंबर गेम को समझते हैं। भारत में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसका सिर्फ 40% हिस्सा ही हमारे देश के अंदर बनता है। बाकी का 60% पूरी तरह से बाहरी देशों के आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर करता है, और यही भारी निर्भरता इस संकट की सबसे पहली और बड़ी वजह बनी। अब इस डेटा में जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि जो 60% एलपीजी विदेशों से आती है, उसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा का इतना बड़ा और अहम ढांचा लगभग पूरी तरह से एक सिंगल चोक पॉइंट पर टिका हुआ था, और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान और ओमान के बीच का ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। एनालिसिस साफ तौर पर बताता है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष शुरू हुआ, इस संकरे मार्ग को बंद कर दिया गया, और इसके बंद होते ही भारत की 50% से ज्यादा एलपीजी सप्लाई अचानक से ठप हो गई। करोड़ों घरों का चूल्हा सीधे तौर पर इस 33 किलोमीटर के रास्ते के भरोसे चल रहा था। सेक्शन 2, जमीनी हकीकत बनाम आधिकारिक रुख। ये हमें एक बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट की तरफ ले जाता है। एक तरफ ऑफिशियल बयान लगातार ये दावा कर रहे थे कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और घरेलू सिलेंडर के दाम 900 रुपए के आसपास बिल्कुल स्थिर हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल के मुताबिक ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह से अलग थी। ब्लैक मार्केट में भयंकर अफरा तफरी मची हुई थी। घरेलू सिलेंडर 2 से 3 हजार रुपए और कमर्शियल सिलेंडर तो 6 हजार रुपए तक में बेचे जा रहे थे। जाहिर है इसका असर सिर्फ रसोइयों तक सीमित नहीं रहा, इसका कोलैटरल डैमेज पूरे सिस्टम पर पड़ा। कई राज्यों में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गए। बैंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स को अपना काम रोकना पड़ा। और तो और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स में 60% तक की भारी गिरावट आ गई। ये साफ तौर पर एक बड़े स्तर की आर्थिक रुकावट थी। इसी दौरान अगर हम सोर्स मटेरियल में दी गई इस टाइमलाइन को देखें तो सरकार के कदमों का एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 7 मार्च को अचानक कीमतें बढ़ाई गईं। ठीक अगले दिन रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन का आदेश मिला। 9 मार्च को कमर्शियल एलपीजी पर कैप लगाकर उसे 20% कर दिया गया, और 14 मार्च आते आते तो जिन लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन था उन्हें एलपीजी बुकिंग से ही बैन कर दिया गया। एनालिसिस इशारा करता है कि भले ही आधिकारिक तौर पर शॉर्टेज से इनकार किया जा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब बैकडोर राशनिंग की ही तैयारी थी। सेक्शन 3, भारत की रणनीतिक रिजर्व समस्या। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.4 लाख टन। सोर्स के मुताबिक भारत में बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में बनी अंडरग्राउंड गुफाओं में गैस स्टोर करने की कुल क्षमता बस इतनी ही है। रिपोर्ट इस बात पर खास जोर देती है कि ये गैस का भंडार मुसीबत के लिए जमा करके नहीं रखा गया है, बल्कि ये सिर्फ रोजमर्रा के फ्लो को बनाए रखने के लिए है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये 1.4 लाख टन का रिजर्व असल में कितने दिन चलेगा। एनालिसिस की कैलकुलेशन के हिसाब से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये रिजर्व 48 घंटे मतलब 2 दिन का भी पूरा बैकअप नहीं दे सकता। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फॉल्ट दिखाता है। पूरी एलपीजी सप्लाई चेन में सिर्फ 18 दिन का वर्किंग स्टॉक होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा इतना अहम फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल टाइम इंपोर्ट्स के भरोसे चल रहा था। जैसे ही बाहर से सप्लाई रुकी, आपातकालीन बफर व्यावहारिक रूप से 0 हो गया। इसी वजह से करोड़ों लोग तुरंत एक बड़े खतरे के सामने आ खड़े हुए। सेक्शन 4, समाधान के परिदृश्य और विकल्प। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? सोर्स 4 सिनारियो बताता है। पहला है युद्ध विराम, लेकिन नई और सख्त लीडरशिप के चलते इसकी उम्मीद कम ही है।
दूसरा है ऑल्टरनेटिव सप्लाई, लेकिन जो जहाज आ रहे हैं उनमें पूरे देश के लिए सिर्फ 1 दिन की गैस है। तीसरा रास्ता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से खुल जाए, जो कि समुद्री माइंस की वजह से फिलहाल नामुमकिन लगता है। तो बचता है चौथा और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता, हर एक जहाज के लिए अलग अलग नेगोशिएशन करना। हालांकि एनालिसिस बताता है कि इस लंबी प्रक्रिया में भी 4 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है। अब ऐसे हालात में कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे अगर बिजली है तो फ्लैट बॉटम बर्तनों के साथ इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल करना एक बढ़िया बैकअप है। दूसरा, अपने इलाके में पीएनजी के लिए रजिस्टर करवाना। तीसरा, अगर कहीं ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बिक रहा है तो तुरंत 1801400 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक होकर सिलेंडर जमा करने से बचना, क्योंकि होर्डिंग से सप्लाई चेन और भी ज्यादा टूट जाती है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन टूट जाती है और सालों की मेहनत के बाद धुएं से बाहर निकली ग्रामीण महिलाओं को मजबूरन वापस उसी लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर लौटना पड़ता है, तो इस ऊर्जा निर्भरता को नज़रअंदाज करने की असल मानवीय कीमत क्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिस्टम की कमियों का सबसे बड़ा खामियाजा आखिर में आम इंसान ही भुगतता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।